पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि आखिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें आपको एक टर्म जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था आपका मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम भी हम लोग समझ चुके हैं। हालांकि एक बार लास्ट में हम लोग इसका फटाक से रिवीजन भी ले लेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर। लेकिन देखा जाए आज के क्लास में हमारा क्या हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है। आज के क्लास में हमारा बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने कल पढ़ा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली F इज इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है। यही होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा F इज इक्वल्स टू ma है, ये आया कैसे, इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि आखिर ये कैसे आया। और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है और आपके एनसीईआरटी बुक में लगभग 1.5 से 2 पेज में केवल इसी को समझाया गया है और इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके बताया गया है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो हम लोग इसको पहले समझेंगे कि आखिर ये F इज इक्वल टू ma जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली ये है हमारा। तो ये हमारा F इज इक्वल टू ma आया कैसे, पहला ये हम लोग समझेंगे। दूसरा, लास्ट में हम लोग मोमेंटम का और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दोनों का एक फटाक से रिवीजन ले लेंगे आज की क्लास में। और तीसरा जहां तक बात है इससे या फिर मोमेंटम के फॉर्मूला से जो हमारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, वो अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग नहीं बनाएंगे। आपको मालूम है जैसे हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा पढ़ लो, कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद लास्ट में न्यूमेरिकल्स का सीरीज चलाएंगे, हम लोग पूरा बना लेंगे देखा जाए। हालांकि मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही हो गया। अभी तक फिलहाल आपके इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला आपके पास आया है, एक पहला मोमेंटम का ये वाला, दूसरा आपका ये वाला, ठीक है ना। ये वाला बड़ा सिंपल है, इसको हम लोग कल जान चुके थे गहराई से। आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। हालांकि यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है और ये क्या है, कैसे आया, इसी के बारे में पूरा का पूरा बात आज हमारा चलेगा। तो बेसिकली आज का क्लास जो हमारा है F इज इक्वल टू ma को प्रूफ करने के ऊपर ही रहेगा कि आखिर ये कैसे आया। देखा जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि आपके सामने एक बॉडी है। चलिए आप अपना ही बॉडी मान लीजिए, आपका बॉडी है। तो बताइए, आपका बॉडी है तो आपके बॉडी के पास कुछ मास होगा, बिल्कुल मास होगा। जैसे मेरा बॉडी है तो हो सकता है कि मेरा मास 60 kg हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लोग कोशिश कीजिएगा लिखने का। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू स्मॉल m। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, बॉडी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या एज्यूम कर लिया, आपने एज्यूम कर लिया कि देखो मेरे पास एक बॉडी है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, 60 kg, 50 kg, 40, 70, 80, कुछ भी हो सकता है। हमने उसको स्मॉल m से डिनोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ना आपको बेसिकली एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ मेरे सामने एक मास रखा हुआ है, बॉडी रखा हुआ है, उसका मास कुछ भी हो सकता है, कितना भी kg हो सकता है, तो उसको हमने m मान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी बताते हैं क्या लिख रहे हैं, पूरा समझाएंगे। याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर आपका मोशन वाला, उसमें आप इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते थे। तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से डिनोट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझिए। एक, चलो मेरा ही एग्जांपल आप लीजिए। मेरा एक, चूंकि हमें क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, बॉडी ही तो है, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो ऑब्जेक्ट है मेरे, चूंकि हम एक ऑब्जेक्ट हैं तो मेरा कुछ मास होगा, 60 kg कुछ भी होगा। और अभी फिलहाल हम ना बहुत ही आराम से चल रहे हैं, मतलब कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जो शुरुआत में वेलोसिटी होता है। हो सकता है कि हम अभी ऐसे चल रहे हैं, बाद में दौड़ना शुरू कर देंगे, बाद में दौड़ना शुरू करेंगे, वो तो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। लेकिन अभी फिलहाल हम चल रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। इनिशियल मतलब शुरुआत वाला, तो हमने उसको क्या मान लिया, स्मॉल u मान लिया। तो अब जरा बताइए, ये इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन है तो वेलोसिटी ही ना। आप इनिशियल वेलोसिटी बोलिए या फिर आप फाइनल वेलोसिटी बोलिए, लेकिन है तो वेलोसिटी ही ना। तो अब आपके पास मास भी है
आपके पास वेलोसिटी भी है, हाँ ये हम मान रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन है तो वेलोसिटी। तो आपके पास मास भी है, आपके पास वेलोसिटी भी है, तो क्या अब आप मोमेंटम बता सकते हैं इसका? बता सकते हैं, m इंटू यू, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे आपका कौन सा मोमेंटम निकलेगा? चूंकि आपने वेलोसिटी लिया इनिशियल, तो आपका निकलेगा यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना? पूरा समझाएंगे एक बार में आपको, टेंशन मत लीजिएगा। तो हैंड्स का साइन ऐसे देंगे, हैंड्स इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू, यहाँ पे ना आप इनिशियल मोमेंटम को, चूंकि हमको बाद में फाइनल मोमेंटम भी निकालना है, तो इसके लिए आप क्या कर लो, इसको P1 मान लो। P मतलब मोमेंटम और 1 का मतलब पहला वाला, या फिर इनिशियल मोमेंटम आप कह सकते हैं m u। हालांकि आप लिखते क्या है मोमेंटम के बारे में, P इज इक्वल्स टू m भी लिखते हैं, ये वाला भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले, इससे पहले हम लोग, अच्छा ये भी मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी पे आने से पहले आप एक मोमेंटम और निकाल लीजिए, किसका? इनिशियल वेलोसिटी का। तो हमारा यहाँ पे ये हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, एक बार आप समझ लीजिए क्या हुआ। मेरे बॉडी के ऊपर आप इसको लेके समझिए, ठीक है? सिंपल सा, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम एक ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट है तो मेरा मास है भाई, मास है तो कुछ तो मास होगा, 50 kg, 60 kg, 70 kg कुछ होगा। और हम नॉर्मली, मास हो गया मेरे पास, नॉर्मली हम ऐसे चल रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी मेरे पास है। तो बताइए मेरा मोमेंटम कितना होगा? एम यू, सिंपल सी बात है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, और कुछ खास बात नहीं है। अब क्या करेंगे, कल वाला आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे रिलेट करवाते हैं। हम नॉर्मली ऐसे चल रहे थे, मेरा दोस्त पीछे से आया, बहुत जोर से हमको धक्का मार दिया, बहुत जोर से धक्का मारा उसने। तो अब जो हम नॉर्मल चल रहे थे, यानी कि जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था, वो किस में चेंज हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी में, क्योंकि अब मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। नॉर्मली हम ऐसे चल रहे थे, धक्का मारेगा मेरा दोस्त पीछे से, तो बहुत तेजी से हम आगे भाग जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? अब आगे आ जाइए। नाउ an unbalanced force, now an unbalanced force को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल F से। तो now an unbalanced force F is applied, पूरा बात समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, is applied on the object for time t। टाइम को हम लोग स्मॉल t से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वही ऑब्जेक्ट जो आपका ऊपर में था, उसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि वो ऑब्जेक्ट नॉर्मली ऐसे चल रहा था, अचानक आपने उसको क्या कर दिया, पीछे से एक अनबैलेंस्ड फोर्स बहुत तेजी से धक्का मार दिया आपने, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा कि एन अनबैलेंस्ड फोर्स F। अच्छा, आपने जो फोर्स लगाया, कुछ तो फोर्स लगाया होगा ना, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कुछ तो लगाया होगा। इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर टाइम t। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात बताइए, हम ऐसे नॉर्मली जा रहे थे, मेरे दोस्त ने पीछे से धक्का मारा, जो धक्का मारा, धक्का मारने में कुछ तो टाइम लगा होगा, भले ही 1 सेकंड का टाइम लगा हो, या फिर माइक्रो सेकंड का लगा हो, या फिर 2 सेकंड का वक्त लगा हुआ हो, तो जब वो हमको धक्का मार रहा होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, तो हमने यहाँ पे टाइम को t मान लिया। अब यहाँ पे बताइए, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को धक्का मारा गया, यानी कि जैसे ही हमको मेरे दोस्त ने पीछे से धक्का मारा, मेरे बॉडी में क्या बदलेगा? मेरा मास बदलेगा या मेरा वेलोसिटी बदलेगा? वेलोसिटी बदलेगा। मेरा पहले इनिशियल वेलोसिटी था, तो अब मेरे बॉडी में फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि मास तो कभी नहीं बदलता, ठीक है? तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऐसे आपने ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट will change from u to v, यानी कि अब क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u से v में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी से अब वो फाइनल वेलोसिटी में आ जाएगा, क्योंकि वो पहले आराम से चल रहा था, अब उसका अचानक बढ़ गया, तो जो पहले था उसका इनिशियल था, अब जो बदल गया वो उसका फाइनल हो गया वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे हमारा ये हो गया।
तो अब उस बॉडी में, यानी कि अब मेरे बॉडी में मास तो था ही पहले से, तो अब मेरे बॉडी में वेलोसिटी कौन सा रहा, इनिशियल या फाइनल? फाइनल रहा। तो अब यहाँ पे आपके पास, तो हैंस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज फ्रॉम u टू v, फाइनल वेलोसिटी। अब आप बताइए फाइनल वेलोसिटी हमारा यहाँ पे क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी नहीं, मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा क्या आएगा? मास तो वही रहेगा, और अब यहाँ पे u ना होके बल्कि मेरे बॉडी में अब v आ चुका था, तो m। अच्छा यहाँ पे तो आप इसको ऐसे करोगे ना, आपने P1 माना था इसको, तो इसको आप P2 मानेंगे, और इस अब ये आपका mv हो जाएगा। तो पहले हमारा इनिशियल मोमेंटम मेरे बॉडी में mu था, जैसे ही फोर्स लगा दिया मेरे पीछे, मेरा अब फाइनल मोमेंटम mv हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ाइए, चेंज इन मोमेंटम बताइए। चेंज इन मोमेंटम, सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए, मोशन चैप्टर आप याद कीजिए। मोशन चैप्टर में हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते थे, यदि आपको याद है तो बताइए। चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालते थे? वो तो एक्सेलरेशन हो गया। केवल चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालते थे? v माइनस यू, यानी कि मोशन चैप्टर में आप चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप निकालते थे, यानी कि v माइनस यू आप करते थे। यही आपका होता था चेंज इन वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी नहीं, बल्कि चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें भी क्या होगा हमारा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमारा फाइनल मोमेंटम क्या है? P2। इनिशियल मोमेंटम क्या है? P1। अब यहाँ पे आप हमको एक बात और बताइए, जब हमारा इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम में मेरा बॉडी आ गया होगा, तो आने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा। मतलब कि आप ऐसे समझिए, दोबारा मेरे बॉडी का मास 60 kg, हम अपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहे थे, अचानक जा रहे थे। अचानक मेरे दोस्त ने मेरे पीछे धक्का मारा बहुत जोर से, और मेरा अचानक वेलोसिटी जो है ना u से v में कन्वर्ट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि मेरा वेलोसिटी बेसिकली आप कह लीजिए बढ़ गया। तो ये जो हमारा वेलोसिटी बढ़ा, तो हम अचानक इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम में शिफ्ट कर गए। शिफ्ट करने में कुछ तो टाइम लगा होगा। आप भले ही बोल सकते हैं कि सर टाइम आपको 1 सेकंड का लगा होगा, माइक्रो सेकंड का लगा होगा, लेकिन लगा ना टाइम। तो अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर देंगे बाई t से, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम में स्विच करने के लिए आपको कुछ समय तो जरूर लगा होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, ये हम लोग मेरा जो बॉडी था इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम में जो गया, वो किसके वजह से गया? फोर्स के वजह से गया। मेरे बॉडी में पीछे से मेरा दोस्त धक्का नहीं मारता, तो क्या मेरे बॉडी में मोमेंटम चेंज होता? नहीं होता, आराम से हम जा रहे होते, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे हमारा चेंज इन मोमेंटम आपने निकाला, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज इन मोमेंटम, अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ जरूरी बातें हम लिखने जा रहे हैं, उसको पहले आप समझिए ध्यान से। अब थोड़ा सा आप, चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे हमारे पास जगह है। यहाँ पे ना हम अभी जो लिख रहे हैं पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले 1 मिनट रुक जाइए आप। फोर्स इज F इज इक्वल्स टू, सही है। ये जो हमने लिखा, इसका मतलब समझिए। पहले हमने आपको पिछले वाले क्लास में क्या कहा था? पिछले वाले क्लास में हमने कहा था कि देखो, आप मोमेंटम का सिंपल सा मतलब क्या समझो? फोर्स समझो। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है, वर्ड क्या आया आपके सामने? मोमेंटम आया। और मोमेंटम का सिंपल सा मतलब अभी आपको क्या समझना है? क्लास 9 तक फोर्स समझना है। तो मोमेंटम के बदले हमने यहाँ पे फोर्स लिखा। उसके बाद P2 माइनस P1 सेम रहने दिया,
डिवाइडेड बाई टी हमने सेम रहने दिया। क्या यहाँ पे जो हमने एफ लिखा ये बात समझ में आ गया? इसका मतलब सिंपल सा है कि मोमेंटम का मतलब फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद अब आप आइए इधर, यहां पे अब एक चीज हम और लिखेंगे, एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई टी। अब इसका मतलब भी थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पे जो P2 और P1 लिखा हुआ है ना, अच्छा P2 का मतलब क्या? फाइनल, यानी कि एम भी। तो ये जो एम भी है या फिर P1 का मतलब क्या? एम यू। ये दोनों बताइए क्या है? मोमेंटम ही तो है। हालांकि ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। तो आपने पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ा था? P इक्वल्स टू एम भी पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आप कनेक्ट कीजिए, यहीं पे ना आपको समझना है, क्योंकि यदि आप ये चीज समझ गए तो फिर आगे बड़ा आसान है आपके लिए। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझो कि मोमेंटम के बदले में हमने फोर्स लिख दिया, क्योंकि हम बताए थे आपको पिछले वाले क्लास में मोमेंटम मतलब फोर्स। तो मोमेंटम के बदले हमने फोर्स लिख दिया और ये हमारा सेम टू सेम यहाँ पे हमने रहने दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी हमने सेम चीज रहने दिया है, इक्वल टू के साइन के बदले में हमने केवल क्या डाल दिया है? ये हमारा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कल हमने बताया था, एक चीज बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाल दिया है। अब ऐसा हमने क्यों किया ये भी थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे जो एफ है इसका मतलब क्या है? मोमेंटम। यहाँ पे जो हमने फोर्स डाला है किसके बदले डाला है? मोमेंटम के बदले डाला है। तो यहाँ पे भी जो हमारा फोर्स है वो मोमेंटम के बदले में ही है, और P2 जो है हमारा वो mv के बदले में है, P1 जो है वो हमारा mu के बदले में है। मतलब mu बोलो या mv बोलो, लेकिन है तो मोमेंटम ही। तो अब ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मास और वेलोसिटी के, होता था कि नहीं? बिल्कुल। कल पिछले वाले क्लास का बात है ये। मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मास और वेलोसिटी के, और मोमेंटम का मतलब फोर्स। तो क्या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम? कह सकते हैं। तो अब यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, बस थोड़ा सा तरीका बदल के। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए अब ये मिटा दें, यही बस हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे बस आपको समझना ये था कि मोमेंटम के बदले में हमने एफ डाला है, और मोमेंटम चूंकि हमारा मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला साइन डाल दिया है, और कुछ नहीं है हमारा। अब थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया। एफ यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 का वैल्यू कितना है बताइए? एम भी माइनस P1 का वैल्यू mu। कहाँ से लिखा हमने? ये और ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? एम, मास, क्योंकि मास कभी बदलता नहीं है तो हमेशा वो कॉमन ही रहेगा। बचा क्या आपके पास? v माइनस यू, डिवाइडेड बाई क्या बच गया? t बच गया। अब मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ दिखने लगा होगा, m, और याद कीजिए चैप्टर ना आपका मोशन, v माइनस यू बाई टी क्या कहलाता था? एक्सेलरेशन कहलाता था, और एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से लिखते थे। तो अभी हमारा फिलहाल इसका कहने का मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, लेकिन हमको ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन देना है, तभी हमारा इस प्रकार का आ पाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो फिजिक्स कहता है ना कि यदि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और इक्वल टू का साइन देना है, तो आप इक्वल टू का साइन दे दो, लेकिन इसके बदले में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक स्मॉल के। बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। आपने एक स्मॉल के लिख दिया और एम ए आपके पास था, वो आप सेम रहने दो, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले जान लीजिए। के को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, PROPORTIONALITY,
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हालांकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ना हमको बहुत कुछ कहता है, लेकिन फिर दोबारा हम यहाँ पे यही बात बोलेंगे कि अभी आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के चक्कर में मत फंसो। सिंपल सा आप यहाँ पे आप बात, हालांकि ये चीज़ आपको आगे मिलेगा क्लास 11th में जब आप आएंगे ना, इसके बारे में आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, क्लास 9th में भी आप फिलहाल ये समझिए कि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ ऐड कर दिया, एक इक्वल टू का साइन और एक हमारा ये के का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो अब हमारे पास ये आ चुका है। अब फिर दोबारा आपके मन में सवाल आया होगा कि सर हमको लाना तो था, ये बीच में के आ गया, के को हटाना पड़ेगा, के को हटाना पड़ेगा। तो के को हटाने के लिए हम लोग क्या तिगड़मबाजी लगा सकते हैं, चलिए उसके बारे में देख लीजिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा रेड मार्कर से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेट F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, बताते हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पे ना आप कुछ देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि जो हम ऐसे, जैसे यहाँ पे हम चल रहे थे तो ऑब्जेक्ट हमने किसको माना था, अपने बॉडी को। तो मेरे बॉडी का जो मास है वो m अपने माना था। चलो पहले थोड़ा सा ना कुछ बातें हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, उसके बाद आप लिखो m इक्वल्स टू 1 kg और a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बस फोर्स का 1 न्यूटन ले लिया, मास का 1 kg ले लिया और एक्सेलरेशन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं अब वैसे समझिए। एज्यूम कर लीजिए आप, यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है लेट। आपने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था ना, एज्यूम कर लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 kg है, ठीक है। और मेरे ही बॉडी को मान लो, क्योंकि सारा एग्जांपल आप मेरे बॉडी पे ही लेके समझे हुए हैं। तो हम मेरा बॉडी था, ऑब्जेक्ट हम हैं, मास हमने कहा था 60 kg, भूल जाओ 60 kg, आप 1 kg मान लो मेरा मास, क्या दिक्कत है। और हम ऐसे चल रहे थे, तो मेरे दोस्त ने पीछे से जो धक्का लगाया फोर्स, आप यू एज्यूम कर लो कि 1 न्यूटन का लगाया, सिंपल सा बात। और मेरे बॉडी में जो वेलोसिटी बदला, यू था तो भी हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हुआ। बस यहाँ पे आपको यह बात याद रखना है, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो हमने मास लिया है वो 1 kg ले लिया है, उसके पीछे जो आपने धक्का लगाया वो हमने 1 न्यूटन मान लिया है, और धक्का लगाने की वजह से जो उसके वेलोसिटी में बदलाव आया, यानी कि जो एक्सेलरेशन हुआ, उसको हमने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया। अब इतना करने के बाद इन्हीं सारे वैल्यू को अब आप इस पे पुट कीजिए, तो जरा इस पे आप पुट करेंगे तो F का मतलब कितना, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। आगे बढ़िए, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। वन न्यूटन बराबर के है, तो के तो रहेगा हमारा इसमें, क्योंकि के का हमने कोई भी वैल्यू नहीं माना है, इनटू मास आपने कितना माना था 1 kg, इनटू ए आपने माना था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपने किया है अभी तक फिलहाल। अब आगे बढ़िए, अब आप क्या करो, सारे के यूनिट को आप छोड़ दो, सारे को, यहाँ पे हमारा 1n था तो केवल आप 1 रहने दो, यूनिट को हटा दो। और ये हमारा k था तो k तो रहेगा, क्योंकि k के बदले में हमने कोई वैल्यू नहीं लिया है, तो k आप रहने दो, इनटू यहाँ पे आप kg को हटाओगे 1, इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हटाओगे 1, तो 1 इक्वल्स टू k इंटू 1 इंटू 1 1। अब इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाइए, 1 इक्वल्स टू k, क्योंकि k में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, आता तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे इतना जो हमने तिगड़मबाजी किया है, ये केवल और केवल k का वैल्यू 1 लाने के लिए किया है, क्योंकि यदि हम k का वैल्यू 1 यहाँ पे डाल देंगे तो ऐसे ही f इज इक्वल टू m हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको ये करना था। अब दोबारा ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं, यहाँ तक हमने ब्लू मार्कर से लिखा है क्योंकि ये आपको पूरा सीरीज के अकॉर्डिंग चलना था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेड मार्कर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको कुछ एडिशनल बताना था, लेकिन हाँ आप एक ही पेन से लिखिएगा, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये कर लिया था। अब दोबारा आइए, आप इसी पे आइए, क्या था आपका दोबारा में, F इज इक्वल्स टू के एम, याद रखिएगा ये के हमारा स्मॉल के है, ठीक है ना।
तो F इक्वल्स टू के का वैल्यू आपने कितना निकाला 1 इंटू एम ए। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया एम ए, क्योंकि किसी से भी आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, 1 नहीं बल्कि वो नंबर। तो ये F इज इक्वल्स टू एम ए हो गया। क्या यही आपको प्रूफ करना था? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। हो गया, बस बात खत्म, यही है आपका। तो अब इसमें आपने क्या समझा, जरा एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं गहराई से। यहाँ जब देखो, जब भी आपसे ना एग्जाम में पूछे कि न्यूटन के सेकंड लॉ को आप मैथमेटिकली प्रूफ करके बताओ, तो आपको स्टेप से, और हाँ याद रखिएगा आपके बुक में लगभग 1.5 से 2 पेज में इसको प्रूफ करके बताया है। आप खुद देख लीजिए, जहाँ पे टॉपिक है आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लगभग 1.5 पेज तो ये ले लिया है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि, और हाँ जानबूझ के हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट चलने का कोशिश किया हमने, ठीक है ना। और ये तरीका यदि आप इसके ऐसे बनाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है टीचर आपका खुश हो जाएगा। देखो ये तरीका आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं अलग से बता दिए, कुछ यूनिक बता दिए, नहीं यूनिक नहीं है, सब टीचर ही बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया है और इसमें कोई खास बात नहीं है। सिंप्लीफाई कर दिया है मतलब कि आपका समय बच जाए, आप चीज़ों को आराम से समझ सके, और यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ तक आप करके इसे बॉक्स में घर के दिखा दो तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा F इज इक्वल टू एम ए बच्चे ने मैथमेटिकली प्रूफ करके बता दिया, बस बात खत्म। यही तक आपका काम था। अब इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा बातें आप लिख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिछले वाले क्लास में हमने बताया था आपको कि मोमेंटम हमारा होता है P इक्वल्स टू एम भी। तो आपने बता दिया था कि सर मोमेंटम का जो SI यूनिट होगा वो kg मीटर पर सेकंड होगा। आपने कैसे बताया था? मास मतलब kg, v मतलब वेलोसिटी मतलब कि मीटर पर सेकंड। तो यही हमारा हो गया था SI यूनिट किसका? मोमेंटम का। अच्छा, इसको आप और कैसे लिखते थे? kg मीटर पर सेकंड -1, ऐसे ही आप लिखते थे। तो ये हमारा SI यूनिट था मोमेंटम का। तो क्या अब इसको देख के आप फोर्स का SI यूनिट बता सकते हैं क्या? हाँ बताइए, जरा सोचिए। ऐसा ही है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा उसमें फर्क है, थोड़ा सा बस हो गया, स्क्वायर लग जाएगा बस। देखिए अब आप खुद बता देंगे हमको। फोर्स का मतलब, सॉरी, फोर्स इक्वल टू एम का मतलब kg, एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हो गया आपका फोर्स का SI यूनिट। बस इसको आप कैसे और लिख सकते हैं? kg मीटर S-2 दे देंगे आप, बस हो गया। और हाँ याद, आपको मालूम है, आपने तो पढ़ा है कि सर फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो फिर सर ये क्या है? इसी को कहते हैं न्यूटन, है ना, यही चीज हमारा न्यूटन है। तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं और डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो आपको जो मन करे आप वो लिख लीजिए, ये मन करे ये लिख लीजिए, ये मन करे ये लिख लो, या फिर आप आसान में शॉर्ट से कैपिटल N लिख दो, बात खत्म। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइन, लिख लीजिएगा। लिख देते, यहाँ पे हम भी लिख देते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा आप। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और kg मीटर S-2 और न्यूटन डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल N से। तो यही हो गया हमारा फोर्स का SI यूनिट, ठीक है ना। एक लाइन इसमें आप और लिखिएगा कि ये आपका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू ma, ये आपको क्या बताता है, ठीक है ना। इसके बारे में आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, अभी हम पूरा एक बार में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion gives a measure to calculate
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ मेजर टू कैलकुलेट द फोर्स applied on an object, applied on an object। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है आपको? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितना फोर्स लगाएंगे वो इसी फॉर्मूला पे डिसाइड होगा। तो वही यहाँ पे लिख दिया हमने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ मेजर टू कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितना फोर्स लगाएंगे ये हमको यही बताता है। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितना फोर्स लगाएंगे ये कैसे मालूम चलेगा? उसके मास को देखकर, उसके एक्सेलरेशन को देखकर। अच्छा, आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बताइए, हालांकि हम पूरा एक बार समराइज करेंगे अभी आपके सामने, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स आप सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखकर उतना ही लगाएंगे जितना उसका मास होगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। या फिर आप उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना उसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आप यहाँ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक्सेलरेशन बोलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके सामने से इमेजिन करो कि बहुत ही बड़ा हाथी आ रहा है, मास बहुत ज़्यादा है, रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा मास का। अब आप एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। सामने से कोई ना बंदूक को छोड़ा, फायर किया, उसका गोली आप देखेंगे बुलेट तो बहुत छोटा सा होता है, यानी कि मास उसका बहुत कम है, उसमें एक्सेलरेशन क्या है? अच्छा, यहाँ पे ना हम एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फायर करने से पहले वो बुलेट किस में था? हमारा रेस्ट पोजीशन में था। बाद में अपना वेलोसिटी बदल दिया, मतलब कि वेलोसिटी हमारा इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन उसके पास है। मास तो उसका बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम है, लेकिन एक्सेलरेशन देखते हो कितना तगड़ा होता है, आपके देह को आर पार कर सकता है। अब तो ऐसा भी बंदूक आ गया है, तो उसको यदि आप रोकना चाहेंगे तो फोर्स कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल से हम कहना केवल ये चाह रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो या एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, इन दोनों में से कोई भी एक भी चीज़ ज़्यादा है तो आपको फोर्स ज़्यादा ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब एक बार हम आपको पूरा का पूरा न्यूटन का सेकेंड लॉ जो था 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा हम आपको समझा देते हैं। इसमें हम एक बार दोबारा मोमेंटम भी अपना कैप्चर कर लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे अच्छा नोट करके ना, यहाँ पे आप एक बात लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों को जो फॉर्मूला है वो 2 ही फॉर्मूला देखने को मिला। पहला P इज इक्वल्स टू एम भी और दूसरा F इज इक्वल्स टू एम ए। ये हमारा फॉर्मूला है मोमेंटम का और ये हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, हालांकि है दोनों सेम चीज़ ही, क्योंकि पिछले वाले क्लास से ही हम बताते आ रहे हैं। मोमेंटम मतलब फोर्स, मोमेंटम मतलब फोर्स, मास मतलब मास, मास तो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए दोनों में मास हमारा सेम है। वेलोसिटी जब बदल जाए तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। वेलोसिटी कब बदलेगा? जब फोर्स लगाएंगे। तो जैसे हम वही एग्जांपल दोबारा देते हैं, आराम से हम जा रहे थे अपने वेलोसिटी के साथ, पीछे से हमको धक्का मार दिया तो मेरा वेलोसिटी क्या हो गया? बदल गया। तो मतलब मेरे बॉडी में वेलोसिटी नहीं रहा, बल्कि मेरे बॉडी में अब एक्सेलरेशन आ चुका है। तो वही बात हो गया इसमें, F इज इक्वल टू एम ए। तो दोनों तो सेम ही चीज़ है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होगा ना, आपको मोमेंटम दे देगा, मास भी दे देगा, बोलेगा वेलोसिटी निकालो, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। कई बार सवाल में क्या होगा, फोर्स दे देगा, मास दे देगा और बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दोनों का मतलब सेम है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसका इस्तेमाल भी करना सीखेंगे, है ना। पूरा हम लोग अपना इसको सीखेंगे। अब समझिए कि दोनों में थोड़ा सा क्या पूरा खिचड़ी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, डाउट क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। देखिए, मोमेंटम में आपने ये पढ़ा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम का मतलब सिंपल सा है फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मान लीजिए कि उधर से हाथी आ रहा है, मास उसका बहुत ज़्यादा है, उसको रोकना है तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी
मेरा दोस्त उधर से बहुत तेजी से दौड़ के आ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ के आ रहा है, उसको रुकना है हमको, तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा आप खुद बताइए, आपका दोस्त एक है जो कि बहुत तेजी से दौड़ के आ रहा है, और आपके दोस्त है वो भी बहुत एकदम आराम से चल के आ रहा है, रुकने में फोर्स किसको ज्यादा लगेगा? जो तेजी से दौड़ के आ रहा है। तो ये हमारा मोमेंटम था, बात खत्म। और यही सेम चीज हमारा इसमें भी है, सेम चीज है, और कुछ इसमें नहीं है, बस वेलोसिटी के बदले में आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया है। मतलब कि वो क्या कर रहा है, अपना बार बार वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बल्कि और भी हर बार वेलोसिटी तेज करके आपकी ओर वो आ रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो वही हो गया हमारा, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं था। अच्छा इसका ना एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। आप फोर्स को कम कर सकते हैं, मालूम है कैसे? जैसे मान लीजिए उधर से हाथी आ रहा है, ठीक है, उधर से हाथी आ रहा है, और हाथी को यदि आप इंस्टेंट, जैसे समझिए यहाँ पे आप खड़े हैं, उधर से हाथी आ रहा है, आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे खड़े खड़े होके हाथी को ऐसे रोक दें, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे खड़े खड़े नहीं, हाथी को ऐसे पकड़ेंगे, थोड़ा देर हमको हाथी पीछे धकेलेगा, ऐसे हो जाते हैं ना कभी कभी हम लोग, ऐसे पकड़े हुए हैं लेकिन फिर भी हमारा पैर पीछे जा रहा होता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को कम लगा के उसको रोक सकते हैं। इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको बताते हैं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके पास जब कैच आता है, तो आप कैच, जैसे मान लीजिए कि उधर से कोई बैट्समैन है ना बहुत ही जोर से बॉल मारा और मेरे तरफ कैच आ रहा है, तो क्या आपने हाथ ऐसे किया है तो क्या ऐसे ही बॉल पकड़ लेते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, आपके हाथ में बॉल आता है तो आप अपना हाथ थोड़ा सा पीछे जरूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कैच आया तो ऐसे आप जरूर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास ये है, ये ऐसे है, मेरे हाथ में आया तो आप जरूर कैच लेते हैं, तो थोड़ा सा आप अपना हाथ पीछे करते हैं। इससे क्या होता है मालूम है? इससे होता यह है ना कि आप कम फोर्स लगाते हैं इस बॉल को पकड़ने के लिए। आपने फोर्स कैसे कम किया मालूम है? हाथ पीछे करने का मतलब है कि आपने बॉल के वेलोसिटी को कम कर दिया। जैसे देखिए बॉल बहुत तेजी से आ रहा था, आपके हाथ पे टकराया, आपने उसके वेलोसिटी को अचानक नहीं रोका, क्योंकि अचानक यदि आप यहाँ पे रुक देंगे ना, आप अपना हाथ पीछे भी नहीं करेंगे तो आपका हाथ हो सकता है कि झटका लग जाए और आपका हाथ फ्रैक्चर भी हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉल जैसे हमारे हाथ में आया वैसे हम लोग अपने हाथ को पीछे करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ हो रहा होता है। पहला बात, आप अपने बॉल के वेलोसिटी को कम कर रहे होते हैं, बहुत तेजी से आया, पकड़े हुए हैं, आपके हाथ में बॉल है, लेकिन आप जानबूझ के उसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अचानक वहीं पे ना रुके। अचानक यदि रुक गया ना वहाँ पे और आपने हाथ अपना पीछे नहीं किया, हो सकता है कि आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए, और कई बार ऐसा होता है, उंगली फ्रैक्चर ज़्यादा होता है ना, और यहाँ पे चोट बहुत भयंकर लगेगा, बिल्कुल पाम पे लाल हो जाता है कभी कभार। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बॉल हमारे हाथ में जैसे आया उसको हम लोग ऐसे पीछे खींचते हैं, इससे आपका वेलोसिटी कम हो जाता है। अच्छा, यदि आप वेलोसिटी को कम कर रहे हैं तो क्या आपका फोर्स कम नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे जब आप ऐसे बॉल को पकड़ते हैं तो आप इसके एक्चुअली में वेलोसिटी को कम कर रहे होते हैं, और वेलोसिटी को कम करते हैं तो इसको रोकने के लिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप फोर्स को कम कर सकते हैं, तो जवाब है कि हाँ, हम फोर्स को कम कर सकते हैं। बोलेगा कैसे? उसके वेलोसिटी को कम करके, क्योंकि मास को तो आप कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉल है उसको आप थोड़ी ना, आपके हाथ में आया आपने काट के हटा दिया उसके बाद आपने कैच किया, ऐसा तो नहीं होता है। आप बस उसके वेलोसिटी को कम करके मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी को आप रिड्यूस करके आप उसके फोर्स को घटा देते हैं। जैसे आप इधर से ना मेरे तरफ फेंकिए इसको ऐसे, हाँ ऐसे आया, थोड़ा सा ऊपर, कैमरा में नहीं दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा ऊपर ऐसे आया। अब आप अचानक जैसे हमने कैच किया तो अचानक अपना हाथ हम यहीं पे नहीं रखते हैं। कोई भी कैच पकड़ता है तो क्या, जैसे कैच पकड़ा तो क्या हाथ वहीं पे रहता है? आप क्या करते हो, कैच लेके थोड़ा सा उसको नीचे जरूर लेकर आते हो। इससे वही बात है जो हमने कहा, इससे आप बॉल के वेलोसिटी को धीरे धीरे घटा रहे होते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके वेलोसिटी को आपने धीरे धीरे घटाया। अब चूंकि आपका वेलोसिटी घटा तो क्या फोर्स भी नहीं घटेगा? घटेगा, क्योंकि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो आप इस पे फोर्स लगाए हैं बॉल को पकड़ने के लिए, वो फोर्स कम है, लेकिन आप क्या करो,
आपके पास कैच आया, आपने यहाँ पे पकड़ा, बिल्कुल अपना हाथ आप पीछे मत कीजिए। आप देखेंगे कि इसको रोकने के लिए आपको हाथ में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, और कई कबार तो ऐसा होगा कि आपका हाथ भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसा कभी मत करना। वहाँ पे फिजिक्स लगाना, कम फोर्स लगा के यदि कैच को पकड़ना है तो कैच उधर से आए तो बॉल हाथ में ले लो, उसके बाद धीरे धीरे पीछे कर लो हाथ, इससे आपका आराम से कैच भी हो जाता है, हाथ में कोई डैमेज भी नहीं आता। तो अब यदि ऐसा कोई पूछे कि बताओ कैच लेते तो हमारा हाथ पीछे क्यों आता है, तो यहाँ पे आप ये वाला फिजिक्स बताइएगा कि हम लोग बॉल के बेसिकली वेलोसिटी को कम कर रहे होते हैं पीछे खींच के हाथ अपना, और वेलोसिटी कम होगा तो बॉल को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा। बात खत्म। तो यहाँ पे भी न्यूटन का सेकंड लॉ चलता है, ठीक है ना, इसीलिए न्यूटन साहब तो इतना ग्रेट है। बहुत, हालांकि तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हो गया, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। कोई भी चीज़ हम लोग अचानक नहीं रोकते हैं, धीरे धीरे रोकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स, वेलोसिटी कम कर देगा तो अपने आप फोर्स कम लगेगा, वही बात है इसमें। अच्छा, क्या ट्रेन आपने देखा है क्या अचानक कभी रुकता है क्या? नहीं। ट्रेन को यदि रोकना होता है तो सबसे पहले उसके वेलोसिटी को कम करते हैं हम लोग, ताकि फोर्स क्या करना पड़े, कम लगाना पड़े। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन अब बहुत स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी हाई है, अचानक ट्रेन वाला ब्रेक लगाएगा, ट्रेन पलट जाएगा पूरा, पीछे से आगे चल जाएगा, ट्रेन पलट जाएगा। लेकिन वो करता क्या है, पहले उसके वेलोसिटी को रिड्यूस करता है, वेलोसिटी रिड्यूस होता है, उसके बाद फिर वो ब्रेक लगाता है, तो उसको ब्रेक कम लगाना पड़ता है। अच्छा, आपको लगता है कि उतना फास्ट ट्रेन चलेगा और ट्रेन वाले के पैर में इतना ताकत है कि वो ब्रेक लगा देगा? हालांकि वो मशीन से होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बस। क्या उसके पैर में इतना ताकत है कि वो ट्रेन को रोक देगा? नहीं। तो फिर वो क्या करता है, सबसे पहले उसके वेलोसिटी को कम करता है, उसके बाद फिर वेलोसिटी कम होने के बाद अपने आप फोर्स कम लगेगा, थोड़ा सा फोर्स लगा के गाड़ी को रोक देता है। तो कई बार हम लोग फोर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स लगाना चाहते हैं उसको। तो कोई पूछे थी चलते फिरते कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स लगाएंगे, क्या हम इसको घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं? बोलेगा कैसे? उसके वेलोसिटी को घटा के या फिर बढ़ा के, क्योंकि मास में तो आप कुछ नहीं कर सकते, मास तो सेम रहेगा। बात खत्म। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब भी एग्जाम में मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पूछे सेकंड लॉ का, तो आप यहां से शुरू करेंगे और यहां तक आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और एडिशनल पॉइंट के तौर पे आप याद रखिएगा कि इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, या फिर आप चाहे तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली हमको क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे मोमेंटम भी दोनों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स भी दोनों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने खास करके इस टॉपिक को समझाने के लिए इतना समय इसलिए लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था, पहली बात। और इसके बाद हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, अब डायरेक्ट हम लोग स्विच कर जाएंगे अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो गहराई से हमने समझाया इसको, कोई दिक्कत अब इसको? चलिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। चलिए, तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।